You are watching Fair Notebook channel, where learning find clarity. नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन। मापन का अर्थ, हम मापन क्यों करते हैं और इसके उदाहरण। मापन उन क्रियाओं में से एक है जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इसकी आवश्यकता हमें तब महसूस होती है जब हमें वस्तुओं या स्थानों की सही जानकारी लेनी हो। जैसे कि दीपा के केस में नई वर्दी के लिए कपड़े की लंबाई जानना जरूरी था। जब उसकी माँ कपड़े की दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने धातु की छड़ से कपड़ा नापा ताकि सही 2 मीटर टुकड़ा मिल सके। कपड़े की लंबाई जानना केवल एक बात तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में घर, स्कूल, बाजार, सड़क, पैदल यात्रा हेतु या यात्रा हेतु हर जगह मापन का अपना महत्व है। दर्जी जब फीते से दीपा के शरीर के हिस्सों की माप लेता है या उसकी माँ जब वर्दी की लंबाई 4 अंगुल ज़्यादा रखने को कहती है, दरअसल में वे उंगलियों का उपयोग कर कपड़े की अतिरिक्त मात्रा का अनुमान लगाती हैं। 4 अंगुल का तात्पर्य हुआ कपड़े में इतनी लंबाई जुड़ना जितनी कि 4 अंगुलियों की कुल चौड़ाई होती है। मापन के 2 अनिवार्य भाग होते हैं, पहला संख्या और दूसरा मात्रक। अगर जैसे मेज की लंबाई 13 बालिश्त है तो जहां 13 एक संख्या है और बालिश्त शरीर के भाग पर आधारित एक मात्रक है। यदि हम मात्रक के वर्तमान स्वरूप को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि सटीकता, उपयोगिता और विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए कहां-कहां कैसे मापन की ज़रूरत पड़ती है। शरीर के अंगों से मापन, जो कि एक प्राचीन पद्धति है। संस्कृति और समाज के विकास से पहले लोग अपने आसपास के अनुभव, शरीर के अंगों, कदमों, हाथों या पैरों की लंबाई, बालिश्त, मुट्ठी आदि से वस्तु एवं दूरी का मापन करते थे। किसान कभी कभी खेत की क्यारी बनाते समय अपने कदमों या पंजे की लंबाई से मापते हैं। दरअसल किसानों या अन्य लोगों के शरीर के अंगों का आकार और लंबाई एक जैसी नहीं होती। जब दीपा और उसके दोस्त अपनी कक्षा की मेज बालिश्त से मापते हैं और सबकी गिनती अलग अलग आती है तो यह व्यक्ति अनुसार अंतर को दिखाता है। इसी वजह से प्राचीन मात्रक वैज्ञानिक नहीं माने जाते, क्योंकि वे सार्वभौमिक नहीं हैं। कभी कभी घरेलू कार्यों में भी लोग हाथ या कदम से मापकर अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन यह तरीका सभी जगह नहीं चल सकता क्योंकि यह वैज्ञानिक नहीं है। मात्रक प्रणाली का विकास और महत्व। जब लोगों को दूर दराज यात्रा करना, व्यापार करना या दूसरों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ, तब उन्होंने महसूस किया कि अलग अलग मात्रों का प्रयोग समस्या का कारण बनता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली विकसित की गई ताकि विश्व भर में मापन एक ही तरीके से हो सके। लंबाई के लिए SI मात्रक मीटर है, जिसका संकेत M है। इसे 100 बराबर हिस्सों में बांटते हैं सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10 फिर छोटे छोटे हिस्से मिलीमीटर बनते हैं। इस प्रकार बड़ी दूरी पृथ्वी, सड़क और शहरों के बीच मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रतीक हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे छोटा m, उसके बाद cm, mm या फिर km। मात्रकों और उनके संकेतों का बहुवचन नहीं होता और अंत में बिंदु भी नहीं लगता। कपड़े की लंबाई, किताब की ऊंचाई, पेड़ के तने की मोटाई या
कमरे की ऊंचाई के लिए उपयुक्त मात्रक एवं उपकरण का चयन जरूरी होता है। मापन की सही विधियां, उपकरण और मापन के समय सावधानियां। मापन कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि सावधानी से करने वाली विज्ञान आधारित प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि पैमाना जिसमें माप लिया जाता है वस्तु के एकदम सटे रखें और आंखें मापन वाले बिंदु के ठीक ऊपर रहें ताकि कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो। अगर पैमाने का सिरा टूट गया या शुरुआत का शून्यांक दिखाई नहीं दे रहा तो मापन दूसरे पूर्णांक यानी 1 सेंटीमीटर से शुरू कर लें और अंतिम पाठ्यांक से प्रारंभिक पाठ्यांक का अंतर निकाल लें। उदाहरण, अगर एक तरफ पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर और दूसरी ओर 10.4 सेंटीमीटर है तो लंबाई होगी 10.4 में से हम 1 सेंटीमीटर निकाल देंगे तो यह 9.4 सेंटीमीटर होगी। उपयुक्त उपकरणों का चुनाव भी जरूरी है। कपड़े, छाती, कमरे की ऊंचाई इत्यादि के लिए लचीला मापन फीता उपयुक्त है। छोटे भाग मापने के लिए स्टील स्केल, मीटर स्केल आदि स्थानीय वस्तुओं के अनुसार प्रयोग होते हैं। हर बार संख्या के साथ सही मात्रक जरूर लिखना चाहिए, जैसे सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर। वक्र रेखा घुमावदार लंबाई का मापन कैसे करते हैं? क्या मापन हमेशा सीधी रेखा का ही होता है? यदि लंबाई वक्र यानी घूमी हुई है, जैसे विद्युत बल्बों की लड़ी, तार, गोल किनारा, तो सीधे स्केल या छड़ से मापना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में लचीले फीते या धागे का प्रयोग किया जाता है। जैसे धागे को वक्र भाग के साथ रखते हैं और फिर उसे सीधा कर मीटर या स्केल या छड़ से माप लेते हैं। ऐसा मापन रोज़मर्रा के बहुत से कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि सजावट, सिलाई, खेत की मेड़ की लंबाई आदि। स्थिति निर्धारण संदर्भ बिंदु और उनकी उपयोगिता क्या है मापन में? पाठ पुस्तक में जैसे बताया गया है, जब दीपा और दोस्त विद्यालय में बाग की दूरी का अनुमान लगाते हैं तो सभी का जवाब अलग अलग होता है, क्योंकि वे अपने घर को आधार मानकर सोचते हैं। वास्तव में किसी स्थान या वस्तु की दूरी या स्थिति के लिए हमेशा एक संदर्भ बिंदु जरूरी होता है, जैसे बस स्टैंड, घर, सड़क आदि। यदि सब एक ही बिंदु से दूरी मापें तो जवाब एक जैसा ही आएगा। किलोमीटर सूचक पत्थर सड़क के किनारे दूरी बताने का एक अच्छा उदाहरण है। दिल्ली 70 km का मतलब है उस स्थान से दिल्ली की दूरी 70 किलोमीटर है। जैसे जैसे पत्थर पर लिखी संख्या घटती है, व्यक्ति अपने गंतव्य के करीब पहुंचता जाता है। गति और विराम, पहचान, कारण और इसके उदाहरण। वास्तव में गति और विराम को पहचानने के लिए संदर्भ बिंदु बहुत जरूरी है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। यदि स्थिति नहीं बदलती तो वस्तु विराम में है। जैसे बस में बैठे यात्री अगर बस को संदर्भ माने तो वे स्थिर हैं, मगर सड़क को संदर्भ माने तो वे गति में हैं। समुद्री जहाज का उदाहरण, यदि बाहरी दृश्य उपलब्ध ना हो तो गति या ठहराव का पता लगाना संभव नहीं होता। गति के प्रकार, उनका महत्व और इसके उदाहरण। गति कई प्रकार की होती है, जिनमें से प्रत्येक का विशेष अर्थ और इसके उदाहरण लिए जा सकते हैं। पहला है सरल रेखीय गति। जब वस्तु एक ही दिशा में सीधे मार्ग पर चले तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे सड़क पर दौड़ती गाड़ी, सीधी रेलगाड़ी। वृत्तीय गति, गोल आकार वाले पथ पर गति करना, जैसे खिलौना गाड़ी, झूले,
पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति। आवर्ती एवं दोलन गति, जब वस्तु की गति नियत अंतराल में बार बार दोहराई जाए, जैसे घड़ी का पेंडुलम, झूला, मोटरसाइकिल के पहिए, तो यह आवर्ती या दोलन गति के उदाहरण हैं। मंद गति, धीरे धीरे गति करने वाली वस्तुएं जैसे कि कछुआ, यह मंद गति का उदाहरण है। तीव्र गति, बहुत तेज गति करने वाली वस्तुएं जैसे रॉकेट, बुलेट ट्रेन आदि। चाल क्या है? जो दूरी और समय के अनुपात से निकलती है, जैसे कि तय की गई दूरी भाग में लिया गया समय, यह चाल होती है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति आवर से इसको मापा जाता है। ज़्यादा दूरी और कम समय तेज गति, और कम दूरी और ज़्यादा समय मंद स्पीड के मंद गति के उदाहरण हैं। गति के प्रकार के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति को हम पहचान सकते हैं। जैसे हाथ से हम नीचे की तरफ कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वह सरल रेखीय गति है। पेड़ से गिरता हुआ कोई भी फल नीचे की ओर सरल रेखीय गति का उदाहरण है। आप तस्वीर में भी बच्चों को परेड करते हुए देख रहे हैं, यह भी सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। इसके बाद है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि लड़की रस्सी से पकड़कर एक पत्थर घुमा रही है, यह वृत्तीय गति का उदाहरण है। और चित्र में दिखाया गया झूला, इसमें बच्चे एक बिंदु के चारों ओर जो है घूम रहे हैं, यह भी वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। इसके बाद है दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इर्द गिर्द बार बार गति करती है तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। जैसे कि एक हम इरेजर को धागे से पकड़कर लहराते हैं तो वह दोलन गति का उदाहरण है, या फिर बच्चा जो झूला झूल रहा है वह भी दोलन गति का ही उदाहरण है। घड़ी का पेंडुलम भी देखा होगा आपने, वह भी इसी गति का ही एक उदाहरण है। और भी जाने पाठ पर आधारित अधिक जानकारी है कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही की प्रकृति में आवर्ती गति है। इसके बाद गति के कुछ नियम, उपकरण और मापन में प्रचलित विधियां। आजकल वाहनों में स्पीडोमीटर और ओडोमीटर जैसे यंत्रों से गति और दूरी का मापन होता है। स्पीडोमीटर वाहन की गति और ओडोमीटर दूरी बताता है। प्राचीन काल में लोग सूर्य की छाया, घड़ी आदि से समय मापते थे। अब डिजिटल घड़ियाँ, कंप्यूटर आधारित यंत्र, गूगल मैप जैसे ऐप्स और उन्नत मीटर आ गए हैं। मापन के सभी उपकरणों में सही रख रखाव और इस्तेमाल जरूरी है ताकि हमें सटीक परिणाम मिल सकें। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, इसके मुख्य बिंदु हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक M है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु
वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। लंबाई एवं गति का मापन, इस पाठ पर आधारित कुछ क्रियाकलाप जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। पेज नंबर 80 पर दिया गया है, क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई या छोटी लंबाइयों जैसे किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है नहीं। बड़ी लंबाइयों जैसे दो शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए मीटर का उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन किलोमीटर अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि वह बड़ी दूरी को आसानी से व्यक्त कर देता है। वहीं छोटी लंबाई जैसे किसी किताब के पन्ने की मोटाई मापने के लिए मीटर से छोटे मात्रक जैसे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर का उपयोग ज़्यादा सही और आसान होता है। इसलिए बड़ी दूरी के लिए किलोमीटर और छोटी दूरी के लिए सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर का उपयोग उपयुक्त रहेगा, जबकि मीटर का उपयोग मध्यम लंबाई के लिए सबसे उपयुक्त है। क्रियाकलाप 5.1, आइए मापन करें। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लिए, जैसे कंघा है, पेन पेंसिल है, रबड़ इरेजर है। मीटर पैमाने से उसकी लंबाई का एक एक करके मापन करें और उसे तालिका में लिखें। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में एक तालिका दी गई है, वैसी तालिका आपने बना लेनी है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो तालिका 5.2 में दी गई वस्तुओं की लंबाई का मापन हम कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आपके जो वस्तुएं हैं उनकी लंबाई इससे भिन्न हो सकती है। तो जैसे कंघा लगभग 14 सेंटीमीटर, पेन 13 सेंटीमीटर, पेंसिल 10 सेंटीमीटर, रबड़ 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप तालिका को जो भी इस तरह की छोटी वस्तु आपको उपलब्ध हो उसका प्रयोग करके आप इनको माप सकते हैं। तो इसके लिए मीटर पैमाने या स्केल का प्रयोग करें और सही लंबाई को तालिका में अंकित करें। इसके बाद क्रियाकलाप 5.2, अपने आसपास की वस्तुएं देखें। 5 गतिशील वस्तुओं और 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जो स्थिर हों, विराम अवस्था में हों। अपने प्रेक्षण को तालिका जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है 5.3 उसमें लिखें। विचार करें अपने जैसे कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है या फिर स्थिर है। तालिका में इस निर्णय का भी आप कारण लिखें। तो जैसे आपने देखा चलती हुई कार और स्थिर वस्तु मेज, तो आपने निर्णय कैसे लिया? कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति बदल रही है इसलिए गतिशील है और मेज अपनी जगह पर स्थिर है। अन्य उदाहरण ले सकते हैं, उड़ता हुआ पंछी और स्थिर वस्तु कुर्सी। पक्षी हवा में लगातार स्थान बदल रहा है इसलिए गतिशील है, कुर्सी जमीन पर स्थिर है। चलता हुआ व्यक्ति और दीवार, व्यक्ति चलकर अपनी स्थिति बदलता है जबकि दीवार स्थिति में नहीं बदलती। बहता हुआ पानी और पुस्तक, पानी लगातार बह रहा है इसलिए गतिशील और पुस्तक एक जगह स्थिर रखी हुई है। चलती हुई ट्रेन और स्थिर वस्तु खंभा, ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति बदलती है इसलिए गतिशील है, खंभा अपनी जगह स्थिर है। तो इस तरह से आप जो है उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 88 पर आइए विचार करें। एक गतिविधि है, मान लीजिए आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में गति कर रहा है। मान लीजिए जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या फिर विराम अवस्था में है? तो इसका उत्तर है, यदि जहाज शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है और कोई खिड़की नहीं है
तो आप जो है नहीं बता सकते कि जहाज गति में है या फिर विराम अवस्था में, क्योंकि कोई बाहरी संदर्भ बिंदु या त्वरण नहीं है। आप जो है सीख सकते हैं कि जहाज गति में है या नहीं सिर्फ अपने शरीर के अनुभव से, जैसे जहाज के हल्के हिलने डुलने को महसूस करना या फिर जहाज में रखे हुए किसी झूलते हुए वस्तु की स्थिति को देखकर। बिना बाहरी संदर्भ के यह पता लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए गति को समझने के लिए बाहर किसी स्थिर वस्तु का संदर्भ जरूरी होता है। पेज नंबर 92 पर जो है एक गतिविधि है, आपके समक्ष कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो इनकी गति को देखकर आपने इनके सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति के उदाहरण बताने हैं। तो आप देख सकते हैं यह दो उदाहरण हैं जो वो सरल रेखीय गति के हैं। यह घूमते हुए बच्चे और दूसरी प्रकार रस्सी कूदता हुआ, इसकी जो रस्सी है यह वृत्तीय गति में है। इसी प्रकार जो बच्चे शीशा पर बैठे हैं और इस तरह के झूले पर हैं, यह दोलन गति के उदाहरण हैं। लंबाई एवं मापन। इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न 1 है, तालिका 5.5 के संदर्भ में दी गई लंबाइयों उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक का मिलान कीजिए। जैसे दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी को हम किससे मापेंगे, तो यह है किलोमीटर से। सिक्के की मोटाई यह है मिलीमीटर में। रबर या इरेजर की लंबाई यह हम सेंटीमीटर में, और विद्यालय के मैदान की लंबाई मीटर में। इसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सत्य के आगे सत्य और असत्य कथन के आगे असत्य लिखें। एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है, यह सत्य है। यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है, यह कथन भी सत्य है। 1 किलोमीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, तो यह असत्य है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर और उसके बाद 1000 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, तब इसका आंसर ठीक आएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और बालिश्त। तो अब जो है बालिश्त का प्रयोग नहीं होता, तो यह जो मानक मात्रक नहीं है। यह क्यों नहीं करते, क्योंकि हर एक के हाथ की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है, इसीलिए यह वैज्ञानिक नहीं है। इसके बाद प्रश्न, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में कैसे व्यक्त करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर, तो इसलिए 1.5 को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो 1500 मीटर यह उत्तर आएगा। एक गिलास या बोतल लें, गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई को मापें और लिखें। तो इसको मापने के लिए हमें लचीला फीता चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। गिलास के वक्र भाग को हम लचीले फीते से माप सकते हैं। यह चित्र एक गिलास के गोल तले की परिधि यानी वक्र भाग को मापते हुए दिखा रहा है। टेप माप को गिलास के तल के चारों ओर लपेट सकते हैं और परिधि को हम जो है माप सकते हैं। जैसे यहाँ पर परिधि जो है 21.98 सेंटीमीटर आई है, आपके गिलास की जो मोटाई है वो इससे कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आपका मापन शुद्ध रूप में लिखें। अपने दोस्त की लंबाई मापिए, उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त करें। तो यह एक गतिविधि है करने को दी गई, तो इस प्रकार से आप अपने दोस्त की जो है पहले तो लंबाई माप लेनी है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इस बच्चे की लंबाई 152 सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे 152 को हम 100 से भाग देकर उसकी जो लंबाई है उसको मीटर में व्यक्त कर सकते हैं।
1.52 मीटर। सेंटीमीटर का जो माप हमने लिया ही था यह बराबर ही रहेगा, और मिलीमीटर ज़्यादा होंगे, हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो 1520 मिलीमीटर इसको हम लिखेंगे। आप भी अपने दोस्त की लंबाई इसी तरह से माप सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि सरल रेखीय, वृत्तीय और दोलन गति के दो उदाहरण दें। तो सरल रेखीय गति वह गति है जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। इसके उदाहरण हैं सड़क पर चलती हुई कार, ट्रेन का सीधे ट्रैक पर चलना, एक तीर का धनुष से छूटकर सीधे चलना। वृत्तीय गति, इसमें वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है, पंखे का घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और घड़ी की सुइयां इसके उदाहरण हैं। दोलन गति, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर आगे पीछे दोलन करती है, जैसे कि पेंडुलम इसकी गति, झूले की गति, हारमोनियम की तार का कंपन। तो यह दोलन गति के उदाहरण हैं। प्रश्न है अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दें। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाएं और तालिका जो 5.6 पाठ्य पुस्तक में भी है उसमें इसे अंकित करें। तो लंबाई का मात्रक मिलीमीटर, तो इससे हम कौन कौन सी वस्तुएं माप सकते हैं? रबड़ है, कागज की मोटाई है, सिक्के की मोटाई है, क्लिप या फिर बटन। सेंटीमीटर में हम किताब, पेन, पेंसिल, टूथब्रश, चम्मच आदि माप सकते हैं, और मीटर में दरवाज़ा, टेबल, कमरे की लंबाई, खिड़की, बालकोनी की चौड़ाई आदि को मापा जा सकता है। प्रश्न है एक रोलर कोस्टर का ट्रैक, स्क्रीन पर चित्र में भी दिखाया गया है, पाठ्य पुस्तक में भी है, इस आकार में है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान करें। तो जो चित्र है 5.19 में रोलर कोस्टर ट्रैक पर गेंद क से शुरू होकर च तक जाती है। इसमें विभिन्न गतियों की पहचान, क से ख तक सरल रेखीय गति करेगी गेंद। इस भाग में गेंद सीधे ट्रैक पर नीचे आती है और यह सरल रेखीय गति में होती है। क से ख तक वृत्तीय गति, जहां गेंद गोल व्यास में घूमती है, इसलिए यह वृत्तीय गति है। ग से च तक फिर सरल रेखीय गति में, इस भाग में गेंद फिर सीधे ट्रैक पर चलती है जो कि साधारण रेखीय गति है। इस प्रकार रोलर कोस्टर के इस ट्रैक में गेंद सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति दोनों का अनुभव करती है। दोलन गति इसमें शामिल नहीं है क्योंकि गेंद दोलन नहीं करती बल्कि निरंतर मार्ग बदल रही है। प्रश्न है तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है कि वह प्लाईवुड से बनाए, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि किससे बनाए। इसमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? तो इसका उत्तर है कि मीटर पैमाना बनाने के लिए जो सुझाव हैं वो नहीं उपयोग करने वाली सामग्री कपड़ा, क्योंकि यह लचीला होता है और खींचने वाला भी होता है, इससे मापन गलत हो सकता है। लचीली रबड़ वह भी खींचती है और सटीक मापन देने में असमर्थ होती है। कागज नमी या फिर इस्तेमाल से जल्दी खराब हो सकता है, टिकाऊ नहीं रहता। तो पैमाना बनाने के लिए उपयोग क्या करना चाहिए? प्लाईवुड ठोस और मजबूत होता है, इससे मापन सटीक होता है। स्टील बेहद टिकाऊ है, सटीक मापन के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए तस्नीम को कपड़ा, लचीली रबड़ और कागज का मीटर पैमाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मापन में त्रुटि और अस्थिरता लाएंगे। प्लाईवुड या स्टील का उपयोग करना श्रेष्ठ है क्योंकि यह टिकाऊ और सटीक मापन दे सकता है। इसके बाद प्रश्न है कि क्या आप पैमाने का उपयोग करके अपनी पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक के किसी एक पृष्ठ की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं?
तो इसका उत्तर है पैमाने का उपयोग करके किसी एक पेज की मोटाई को मापा जा सकता है, लेकिन यह पृष्ठ बहुत पतला होता है, उसे सीधा मापना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हम औसत मापन विधि को अपनाते हैं। करना क्या है, अपनी पुस्तिका के लगभग 50 या फिर 100 पृष्ठों को एक साथ सिलसिलेवार रखें। इसकी कुल मोटाई मीटर पैमाने से मापें। कुल मोटाई को पृष्ठों की संख्या से भाग दें। जो मान निकलेगा वह एक पृष्ठ की मोटाई होगी। जैसे कि मान लीजिए 100 पृष्ठों की मोटाई 1 सेंटीमीटर मिलती है, तब एक पृष्ठ की मोटाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर को हम 100 से भाग देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर इसकी मोटाई आएगी। इस प्रकार अपने मीटर पैमाने से सीधे पृष्ठ की मोटाई तो नहीं माप सकते, लेकिन गणित के सूत्र से सही परिणाम को निकाल सकते हैं। क्रियाकलाप करके यही प्रक्रिया अपनाकर आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की मोटाई, एक पृष्ठ की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। अपने आसपास के बड़ों से चर्चा करें कि पुराने दिनों में लंबाई के मापन में किन मात्रकों का उपयोग होता था। इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं कि भारत के पुरातात्विक स्थलों के खनन से प्राप्त लंबाई के पैमानों की जानकारी जो है लिखने का आप यत्न करें। तो पुराने दिनों में भारत में लंबाई मापने के लिए मानव शरीर के अंग जैसे कि अंगुल, हस्त, कोट, गज आदि का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मापन के अवशेष बताते हैं कि उस समय भी मापन प्रणालियां काफ़ी परिष्कृत थी। यहाँ के भवनों में ईंटों का अनुपात 4:2:1 निर्धारित था, जो नाप तौल की सटीकता दर्शाता है। मौर्य काल में भी मापन की परिभाषित पद्धतियों के उदाहरण मिलते हैं, जहाँ अंगुल सबसे छोटी लंबाई थी। मध्यकाल में अकबर के समय इलाही गज जैसी एक रूप इकाइयाँ आई। ब्रिटिश काल में भी मील, फुट, गज, इंच जैसी इकाइयाँ प्रचलित रहीं। खनन में पुरातात्विक स्थलों से मिली मापक इकाइयाँ और उपकरण मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी के खनन स्थलों से चकमक पत्थरों के बुलेट कोर, नापने की रस्सी आदि। ये संकेत देते हैं कि प्राचीन काल में भी नाप, माप और मापन के लिए उपकरण विकसित थे। लंबाई और गति का मापन, इस पाठ से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न है क्या कि फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो ज्यामिति बॉक्स में होता है? इसका उत्तर है फीता और छड़ भी मापन के उपकरण हैं, जैसे ज्यामिति बॉक्स में स्केल होता है। धातु की छड़ कठोर होती है और लंबी वस्तुओं को मापने के लिए उपयोग होती है। चीला फीता शरीर की गोलाई या कपड़े की माप के लिए उपयुक्त होता है। ज्यामिति बॉक्स का स्केल आमतौर पर 15 सेंटीमीटर का होता है और सीधी वस्तुओं की छोटी लंबाई मापने में प्रयोग होता है। प्रश्न है 4 उंगल से माँ का क्या तात्पर्य है? 4 उंगल से मतलब 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर की लंबाई। यह एक पारंपरिक मात्रक है जिसका उपयोग पुराने समय में कपड़े की अतिरिक्त लंबाई जोड़ने में किया जाता था। प्रश्न हम कैसे मापते हैं? इसका उत्तर है हम वस्तुओं की लंबाई को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे स्केल, मापन फीता, मीटर छड़, शरीर के अंग आदि। प्रश्न शरीर के अंगों से मापन करना क्यों रोचक है? इसका उत्तर है क्योंकि यह सहज, पारंपरिक और बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है, लेकिन यह सटीक नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति के अंगों की लंबाई अलग अलग होती है। प्रश्न बालिश्त क्या है? बालिश्त हाथ के पंजे की चौड़ाई होती है, अंगूठे से छोटी उंगली तक का फैलाव। यह एक पारंपरिक मात्रक है। प्रश्न सभी के बालिश्त अलग अलग क्यों होते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ की चौड़ाई अलग अलग होती है, इसीलिए बालिश्त से मापने पर परिणाम भी अलग अलग ही आएंगे। प्रश्न मानक मात्रक की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर है ताकि सभी लोग एक ही वस्तु की लंबाई को एक समान तरीके से माप सकें। इससे भ्रम पैदा नहीं होता और मापन सटीक होता है।
प्रश्न है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसके बाद मीटर को कैसे विभाजित किया जा सकता है? तो मीटर को विभाजित कर सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। इसके बाद क्या बड़ी और छोटी लंबाइयों के लिए मीटर उपयुक्त है? इसका उत्तर है बड़ी लंबाइयों के लिए किलोमीटर ज़्यादा उपयुक्त है और छोटी लंबाइयों के लिए सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर का हम उपयोग कर सकते हैं। मीटर मध्यम लंबाइयों के लिए उपयुक्त माप है। प्रश्न है पैमाने को पढ़ते समय आँख की स्थिति कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर आँख को मापी जा रही वस्तु के ठीक ऊपर रखना चाहिए ताकि मापन सटीक हो सके। प्रश्न यदि पैमाने का सिरा टूटा हो तो क्या करें? शून्य के स्थान पर अन्य किसी पूर्णांक जैसे कि 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर से मापन शुरू करें और अंत का जो पाठ्यांक है उसमें से इसे घटा दें। प्रश्न लचीले मापन उपकरण क्यों उपयोग किए जाते हैं? क्योंकि वे वक्र रेखाओं, गोलाई या शरीर की आकृति को मापने में सहायक होते हैं। प्रश्न है मापन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसका उत्तर है पैमाना सीधा रखना चाहिए, आँख की स्थिति जो है पढ़ने वाला बिंदु उसके ऊपर हो और मात्रक जरूर लिखें, यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर जो भी है वह जरूर लिखें। यदि पैमाना टूटा हो तो सही बिंदु से मापन करें। और इसके बाद प्रश्न है क्या सभी के माप समान होते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसका भी उत्तर है नहीं, क्योंकि मापन की विधि, उपकरण की स्थिति और व्यक्ति की दृष्टि भिन्न हो सकती है, इसलिए सभी के मापन समान नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। प्रश्न संदर्भ बिंदु क्या होता है? इसका उत्तर है संदर्भ बिंदु वह स्थान है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति या गति को निर्धारित करते हैं। प्रश्न कोई वस्तु गति में है या स्थिर कैसे पता करें? इसका उत्तर है यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह गति में है, अन्यथा स्थिर है। प्रश्न गति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो गति के प्रकार हैं सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति और दोलन गति। तो यह थी वीडियो कक्षा 6ठी के विज्ञान के अध्याय पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस और उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।